कुछ महिलाओं का जन्म इस समाज और दूसरी महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए होता है, चाहे वो मदर टेरेसा हो, कल्पना चावला हो या फिर सरोजिनी नायडू। आज हम इस वीडियो में भी एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिन्होंने चाहे एजुकेशन हो, जॉब हो या फिर सोशल सर्विस हो, हर क्षेत्र में न केवल भारतीय महिलाओं को इंस्पायर किया बल्कि उन्हें रास्ता भी दिखाया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की वाइफ और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति के बारे में। इनकी पूरी लाइफ, या एक तरह से कहे तो इन्होंने लाइफ में जो कुछ भी किया वही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जब इन्होंने डिसाइड किया कि अब वे इंजीनियरिंग करेंगी, तो इनकी फैमिली मेम्बर्स, इनके रिश्तेदार, इनके आस पड़ोसी और यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल भी उनके इस फैसले के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी इन्होंने इंजीनियरिंग की और कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए। फिर जॉब के टाइम भी लड़कियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इन्होंने JRD टाटा को लेटर लिखा और ये टेल्को की पहली महिला इंजीनियर बनी। इसके बाद हम सब जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने हस्बैंड नारायण मूर्ति को इन्फोसिस स्टार्ट करने के लिए जो 10,000 रुपये दिए थे, वो इन्फोसिस आज एक $80 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा सुधा मूर्ति एक राइटर भी हैं और उन्होंने छोटे बच्चों के लिए अनेक बुक लिखी हैं। और इन सब से परे वो एक सोशल वर्कर भी हैं और उन्होंने एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण, गरीबी निवारण और आपदाओं में फंसे लाखों लोगों के लिए जितना कुछ किया है वह हमारी इमेजिनेशन से परे है। आज हम इस वीडियो में सुधा मूर्ति के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सुधा मूर्ति का जन्म कर्नाटक राज्य में 19 अगस्त 1950 को हावेरी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव सिग्गांव में एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो कुलकर्णी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता का नाम RS कुलकर्णी, जो कि एक डॉक्टर थे, और इनकी माँ का नाम विमला कुलकर्णी था, जो कि एक स्कूल टीचर थी। सुधा मूर्ति के एक भाई है श्रीनिवास कुलकर्णी, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर है, जिन्हें कि 2017 में डैन डेविड पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा सुधा मूर्ति की एक बड़ी बहन है सुनंदा कुलकर्णी, जो कि एक डॉक्टर है। सुधा मूर्ति के बचपन का एक बड़ा भाग उनका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बीता। सुधा जी बताती हैं कि उनकी दादी अम्बा, जिन्हें कि वो अज्जी बुलाती थी, उनका सुधा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी दादी अज्जी काफ़ी यंग एज में विधवा हो गई थी। सुधा जी कहती हैं कि उन्हें हमेशा याद रहेगा जब उनकी दादी ने उन्हें उदासी भरी आवाज़ में बताया था कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। उनसे बिना पूछे उनके सुंदर बालों को काट दिया गया। उसके बाद उनकी दादी अज्जी ने मिडवाइफ यानी कि दाई बनने का डिसाइड किया और 100 से भी ज़्यादा बच्चों की डिलीवरी करवाई। उन्होंने अमीर, गरीब, कास्ट, रिलीजन को देखे बिना सभी ज़रूरतमंदों की मदद की। सुधा मूर्ति कहती हैं कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि उनके पिता RS कुलकर्णी और उनकी बड़ी बहन सुनंदा कुलकर्णी गायनेकोलॉजिस्ट बने, बल्कि यह उनकी दादी का ही प्रभाव था। सुधा जी बताती हैं कि उनकी दादी की कही एक बात ने उनकी लाइफ के क्रूशियल मोमेंट्स में बहुत हेल्प की। उनकी दादी कहा करती थी, ए वुमेन कैन डू ए मैन्स जॉब बट ए मैन कैन नॉट डू ए वुमेन्स जॉब। यानी कि एक महिला पुरुष के काम कर सकती है, लेकिन एक पुरुष महिला के काम नहीं कर सकता। सुधा मूर्ति का फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था कि नेचुरली उनका पढ़ाई की तरफ झुकाव होना ही था। उनकी माँ और उनकी फैमिली ने उन्हें हमेशा लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए मोटिवेट किया। उन्हें जो भी पढ़ने में अच्छा लगे वो सब्जेक्ट पढ़ने की परमिशन दी गई। उन्हें उनके भाई श्रीनिवास की तरह घर से बाहर आने जाने की छूट दी गई और साथ ही बस में भी अकेले ट्रैवल करने की परमिशन दी गई, वो भी तब जब वो केवल 8 साल की थी। जब सुधा जी ने अपने बाल छोटे रखने शुरू किए और लड़कों की तरह पैंट पहनना स्टार्ट किया, तब उनकी फैमिली में किसी ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। यहाँ तक कि सुधा के पिता RS कुलकर्णी ने खुद से सही समय आने पर सुधा और उनकी बड़ी बहन सुनंदा को मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया और उन्हें बताया कि यह सिर्फ एक बायोलॉजिकल कंडीशन है और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। एक ऐसे समय में जब हमारे समाज की सोच बिल्कुल रूढ़िवादी थी, उस समाज में इतनी छूट तो बहुत दूर की बात थी, बल्कि लड़की को स्कूल भेजना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एक ऐसे समय में उस रूढ़िवादी समाज में सुधा मूर्ति के पेरेंट्स की ऐसी क्रांतिकारी सोच होना और अपने बच्चों को इतनी छूट देना सुधा मूर्ति और उनकी बहन के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इन सब के कारण सुधा मूर्ति में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और आगे चलकर वो एक कर्जियस और इंडिपेंडेंट सोच की लड़की बनी। सुधा मूर्ति को स्टार्टिंग से ही घर में जिस प्रकार का एजुकेटेड एटमॉस्फेयर मिला, उस एटमॉस्फेयर ने अर्ली एज में उनमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने का पैशन डेवलप किया। वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और स्कूल टाइम से उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई थी। 1968 में जब सुधा जी 17 साल की थी, तब उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किए। उस टाइम पर सुधा जी बहुत कॉन्फिडेंट थी और वो इंजीनियर बनना चाहती थी। लेकिन जब घर पर उन्होंने इस बारे में बताया तो उनके सब घर वाले शॉक्ड थे, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग मेल डोमिनेटेड थी और लड़कियां इंजीनियर बनने के बारे में सोचती तक नहीं थी।
लेकिन सुधा मूर्ति ने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फॉर्म फिल किया और जल्दी ही अपने मार्क्स के बेस पे वो सिलेक्ट भी हो गई। जहां एक तरफ सुधा मूर्ति अपने सिलेक्शन से खुश थी, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज का स्टाफ काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। कॉलेज के प्रिंसिपल सुधा के पिताजी को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनसे मिलकर सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने सुधा के पिताजी से कहा कि हम जानते हैं कि आपकी बेटी काफ़ी इंटेलिजेंट है और उनका सिलेक्शन मेरिट के बेस पे ही हुआ है, लेकिन सुधा के कॉलेज में एडमिशन से सुधा और कॉलेज दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सुधा कॉलेज में अकेली लड़की होगी और इससे सुधा को काफ़ी दिक्कत होगी। एक तो कॉलेज में ना कोई लेडीज़ टॉयलेट है और ना ही रिलैक्स करने के लिए कोई लेडीज़ रूम है। दूसरा, कॉलेज में यंग लड़कों के बीच सुधा अकेली लड़की होगी, जिससे लड़के उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो लड़कियों से बात करने के हैबिचुअल नहीं है। इस प्रकार कॉलेज के प्रिंसिपल सुधा के पिताजी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि सुधा कॉलेज एडमिशन से अपना नाम वापस ले ले। दूसरी तरफ सुधा के फैमिली मेंबर भी उनके इंजीनियरिंग करने के फैसले के खिलाफ थे। उनकी ग्रैंड मदर कहती थी कि तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज हमारी कम्युनिटी में कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। सुधा की माँ चाहती थी कि वो मैथमेटिक्स की प्रोफेसर बने। सब सुधा जी के पिताजी से यही कहते थे कि लड़की को इंजीनियरिंग मत करवाओ, अदरवाइज कोई उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन अब सुधा की जिद थी कि उसे इंजीनियरिंग ही करनी थी और इसमें उनके पिताजी ने उनका साथ दिया। जब ये फाइनल हो जाता है कि वो इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज ज्वाइन करने वाली हैं, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके सामने दो शर्तें रखी। एक तो वो कॉलेज में किसी लड़के से बात नहीं करेगी और दूसरा, वो कॉलेज में टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाएंगी। इन दोनों शर्तों के साथ भी सुधा इंजीनियरिंग ज्वाइन करती हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। उन्हें तरह तरह से कॉलेज में लड़कों के द्वारा परेशान किया गया। कभी उन पर पेपर प्लेन बनाकर फेंके गए तो कभी उन पर कमेंट किया गया कि इंजीनियरिंग में लड़कियों का कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि अनेक बार उन्हें कॉलेज में रोना आ जाता था। लेकिन सुधा ने किसी का कोई रिप्लाई नहीं दिया और पूरा फोकस अपनी स्टडी पर रखा। इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो छुट्टी ले लेंगी तो क्लास नोट्स कहाँ से लाएंगी। सुधा की इंजीनियरिंग और अपनी स्टडी के प्रति डेडिकेशन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें कॉलेज टॉयलेट यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, तो इसलिए सुधा पानी ही नहीं पीती थी ताकि टॉयलेट जाना ही ना पड़े। वो सुबह 7 से 12 बजे तक कॉलेज अटेंड करती थी और फिर घर जाकर रेस्ट रूम यूज़ करती, लंच करती और फिर 2 से 5 फिर से कॉलेज अटेंड करती। इस तरह की डेडिकेशन आप कितने लोगों में देखते हैं, वह भी तब जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो और आपको किसी से बात करना तक अलाउड ना हो। इस डेडिकेशन का रिजल्ट था कि सुधा ने इंजीनियरिंग के अपने पहले सेमेस्टर में क्लास में टॉप किया। इसके कुछ समय बाद लड़कों ने उनसे नोट्स मांगना स्टार्ट कर दिया। 1972 में जब सुधा ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। उन्हें एक्सेप्शनल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। उसके बाद सुधा जी ने 1972 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एडमिशन लिया और वहाँ से 1974 में कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर इन इंजीनियरिंग कंप्लीट की। यहाँ पर भी सुधा जी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उस समय कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे श्री देवराज अरस ने सुधा जी को अपने दोनों ही कोर्सेज में टॉप करने के लिए गोल्ड मेडल दिया। साथ ही उन्हें कर्नाटक यूनिवर्सिटी की तरफ से CS देसाई प्राइज भी मिला। 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से एमटेक करने के बाद सुधा कंप्यूटर साइंस में USA से PhD करना चाहती थी। लेकिन उसी समय टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे कि टाटा मोटर्स के नाम से भी जाना जाता है, जॉब वैकेंसी निकाली। उसमें लिखा हुआ था वीमेन डोंट नीड टू अप्लाई। इससे सुधा जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने उस समय के टेल्को चेयरमैन JRD टाटा को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया। आश्चर्य की बात है कि इस लेटर का रिएक्शन भी हुआ और JRD टाटा ने टेल्को अथॉरिटीज़ को सुधा का टेक्निकल ग्राउंड पर इंटरव्यू लेने के लिए कहा। साथ ही सुधा को इंटरव्यू में आने के लिए ट्रेन टिकट भी भेजी गई। उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा और टेल्को में उनका एक डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर सिलेक्शन हो गया। साथ ही वो टेल्को की पहली महिला इंजीनियर बनी। टेल्को में सिलेक्शन के बाद भी सुधा वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहती थी, बल्कि वे USA से अपनी PhD करना चाहती थी। जॉब लेते हैं क्या? हमने बताया नहीं, हम नहीं लेते, मैं अमेरिका जा रही हूँ PhD करने के लिए। लेकिन उस समय सुधा के पिताजी RS कुलकर्णी ने उन्हें समझाया कि अगर तुम टेल्को में जॉब नहीं करना चाहती थी तो तुम्हें JRD टाटा को लेटर लिखकर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। पिताजी ने पूछा देन व्हाई डिड यू राइट अ लेटर? हमने ऐसे उनको दिखाने के लिए लेडीज विल नॉट कीप क्वाइट, लड़कियां भी होशियार है ये दिखाने। अगर तुमने ऐसा किया है, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। सुधा जी बताती हैं कि उनके फादर ने उन्हें सिखाया कि व्हाट यू वॉक यू शुड टॉक एंड व्हाट यू टॉक यू शुड वॉक। व्हाट यू टॉक यू शुड वॉक, व्हाट यू वॉक
You should talk. बाद में सुधाजी ने टेलीकॉम एक डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर पुणे, मुंबई और जमशेदपुर में काम किया। इसके बाद उन्होंने पुणे में रहते हुए वालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर भी काम किया। 1981 में जब नारायण इंफोसिस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से सुधाजी की एक नई लाइफ स्टार्ट होती है और उस समय वो वालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जॉब भी करती थी और इंफोसिस के काम में अपने हस्बैंड की हेल्प भी करवाती थी। बाद में सुधा मूर्ति ने बेंगलोर यूनिवर्सिटी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। उस समय भी सुधाजी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर ही काम कर रही थी जब उनकी बेटी अक्षता ने उन्हें सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए मोटिवेट किया और सुधा मूर्ति ने उस समय 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की। नारायण मूर्ति और सुधा कुलकर्णी की शादी की इम्पोर्टेंस केवल इन दोनों के लिए और इनकी फैमिली के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे पूरे देश के लिए इन दोनों की शादी की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर इन दोनों की शादी ना हुई होती तो हमें शायद इंडिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड पहली भारतीय कंपनी इंफोसिस देखने को नहीं मिलती। इन दोनों की शादी की अपनी एक अलग ही स्टोरी है और यह स्टोरी शुरू होती है 1974 में जब सुधा कुलकर्णी पुणे में टेल्को में जॉब कर रही थी। टेल्को में सुधा के एक कलीग हुआ करते थे प्रसन्ना, जो कि सुधा के फ्रेंड भी थे। सुधा को बचपन से ही बुक रीडिंग की हैबिट थी और प्रसन्ना भी बुक रीड किया करते थे, तो प्रसन्ना समय समय पर पढ़ने के लिए सुधा को नई नई बुक ला कर दिया करते थे जिन पर दूसरे देशों के शहरों के नाम लिखे होते थे और साथ में नाम लिखा होता था नारायण मूर्ति का, जैसे कि नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर। तो एक बार सुधा ने मजाक मजाक में प्रसन्ना से पूछा भी था कि क्या ये नारायण मूर्ति कोई इंटरनेशनल बस कंडक्टर है। प्रसन्ना ने सुधा को बताया कि नारायण मूर्ति उसके फ्रेंड हैं और उसके फ्लैटमेट भी हैं। वो अनेक देशों में ट्रैवल कर चुके हैं और उनके पास बुक्स का भंडार है। वह काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है और उनके पास अनेक अमेजिंग स्टोरीज हैं। साथ ही उस समय प्रसन्ना सुधा को अपने फ्लैट पर आने और नारायण मूर्ति से मिलने के लिए भी इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसका बुक्स कलेक्शन बहुत पसंद आएगा। पहले तो सुधा थोड़ा हेजिटेट होती हैं क्योंकि इससे पहले सुधा ने अपने किसी भी मेल फ्रेंड के फ्लैट पर विजिट नहीं की थी, लेकिन साथ ही सुधा नारायण मूर्ति के बुक्स कलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी, इसलिए वो हिचकिचाते हुए प्रसन्ना को थोड़ी देर के लिए उसके फ्लैट पर आने के लिए हाँ कर देती हैं। नेक्स्ट डे जब सुधा प्रसन्ना के फ्लैट पर जाती हैं और वहाँ पर नारायण मूर्ति को देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं, क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया था कि नारायण मूर्ति फिल्मी हीरो राजेश खन्ना की तरह दिखते होंगे, लेकिन रियल में नारायण मूर्ति चश्मा लगाए हुए एक दुबले पतले और शर्मीले लड़के थे। लेकिन जब नारायण मूर्ति ने बुक्स पर बात करना स्टार्ट किया तो उनकी नॉलेज और इंटेलिजेंस से सुधा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई। सुधा और नारायण मूर्ति दोनों का एक कन्नड़ राइटर्स के प्रति काफ़ी लगाव था। सुधा यह सोच कर आई थी कि वह केवल थोड़ी देर के लिए ही रुकेगी, लेकिन नारायण मूर्ति के साथ बुक्स पर डिस्कशन करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और जब सुधा वहाँ से जाने लगी तो नारायण मूर्ति ने उन्हें पढ़ने के लिए ढेर सारी बुक्स दी और नेक्स्ट डे साथ में डिनर करने के लिए पूछा। सुधा ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती हैं, लेकिन डिनर के लिए वो 2 शर्तें रखती हैं। एक तो डिनर पर साथ में प्रसन्ना भी होने चाहिए और दूसरा यह कि वे अपने हिस्से की पेमेंट खुद करेंगी। नारायण मूर्ति इन दोनों शर्तों के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे का डिनर का प्रोग्राम बनता है। नारायण मूर्ति भी सुधा के साथ इस फर्स्ट मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। वो बाद में सुधा को कहते भी हैं कि वो पहले किसी भी ऐसी महिला से नहीं मिले थे जो कि लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हो। और यहाँ से शुरू होती है 24 साल की सुधा कुलकर्णी और 28 साल के नारायण मूर्ति की लव स्टोरी। इसके बाद धीरे धीरे साथ डिनर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस टाइम पर सुधा के फ्रेंड सुधा को कहने लगे थे कि नारायण मूर्ति उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन सुधा यह नहीं मानती थी। लेकिन एक शाम डिनर करने के बाद नारायण मूर्ति सुधा से अपने दिल की बात कहते हैं। नारायण मूर्ति कहते हैं कि मैं 5 फीट 4 इंच लंबा हूँ और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाऊँगा, लेकिन तुम एक सुंदर, इंटेलिजेंट और ब्राइट लड़की हो। इसके बावजूद क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुधा इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती हैं। इसके बाद सुधा अपने घर पर नारायण मूर्ति को लेकर बात करती हैं। उनकी माँ तो हाँ कर देती हैं, लेकिन सुधा के पिता नारायण मूर्ति को लेकर मना कर देते हैं, क्योंकि नारायण मूर्ति के पास उस समय कोई स्टेबल जॉब नहीं थी। यहाँ पर सुधा अपने पिताजी से कहती हैं कि वो वादा करती हैं कि उनके परमिशन के बिना वो शादी नहीं करेंगी, लेकिन साथ ही वो यह भी कहती हैं कि वो किसी और से भी शादी नहीं करेंगी। इसके बाद अगले 3 साल तक इन दोनों की लव स्टोरी ऐसे ही चलती रहती है। इस बीच एक समय ऐसा भी आता है जब 1976 में नारायण मूर्ति द्वारा शुरू की गई एक कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स फेल हो जाती है और इससे नारायण मूर्ति काफ़ी ज़्यादा हताश होते हैं और इस हताशा और निराशा में वे सुधा से ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि नारायण मूर्ति का मानना था कि सुधा का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और वो उससे शादी करके उसके फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ सुधा नारायण मूर्ति के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हैं।
लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और ज़्यादा दिन तक ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं और फिर से एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद 1977 के एंड में नारायण मूर्ति बॉम्बे में पत्नी कंप्यूटर्स में जनरल मैनेजर के तौर पर एक जॉब स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस जॉब पर ज्वाइन करने से पहले नारायण मूर्ति सुधा से शादी करना चाहते थे, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद उन्हें यूएसए में ट्रेनिंग के लिए जाना था। इस समय सुधा के पिताजी भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि अब नारायण मूर्ति के पास एक डिसेंट जॉब थी। तो इस प्रकार 10 फरवरी 1978 को बेंगलोर में नारायण मूर्ति के घर में इन दोनों की शादी होती है। ये एक बिल्कुल सिंपल शादी थी और इसमें नारायण मूर्ति और सुधा की फैमिली के अलावा किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया था। इस शादी में केवल 800 रुपये खर्च हुए थे, जो कि नारायण मूर्ति और सुधा दोनों ने 400 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए थे। Make our marriage in a very simple way. 800 rupees. We spent 800 rupees for the marriage. Together. 400 he paid, 400 I paid my father. सुधा और नारायण मूर्ति के 2 बच्चे हैं, बेटी अक्षता मूर्ति जो कि एक फैशन डिजाइनर है और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उनके पति हैं, और बेटा रोहन मूर्ति जो कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टअप सोरोको के फाउंडर हैं। सुधा के हस्बैंड नारायण मूर्ति का जो सरनेम है मूर्ति, उसकी स्पेलिंग है MURTHY, लेकिन सुधा मूर्ति अपने नाम में जो मूर्ति लगाती हैं उसकी स्पेलिंग है MURTY। इसके पीछे की कहानी को लेकर सुधा मूर्ति बताती हैं कि ऐसा उन्होंने अपने पिता की सलाह व संस्कृत भाषा से लगाव के कारण किया। सुधा जी संस्कृत भाषा का काफी सम्मान करती हैं और उनका मानना था कि मूर्ति में THY संस्कृत मानदंडों से भटकाता है, इसलिए संस्कृत में मूर्ति की सही प्रोनाउंसिएशन के लिए TY आना चाहिए, ना कि THY। Because Sanskrit is a perfect language. And because for every pronunciation there is a letter. I will not write my surname THY because against the Sanskrit spelling. And that is our origin actually. इसलिए सुधा जी ने संस्कृत भाषा के प्रति अपने लगाव और सम्मान के कारण और अपने पिताजी की सलाह के बाद अपना सरनेम मूर्ति यानी कि MURTY रखा। सुधा मूर्ति की एक राइटर के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान है। इंजीनियरिंग के बाद यह उनका दूसरा करियर था और इसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं। इन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश भाषा में 30 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और अनेक दूसरी भाषाओं में इनके द्वारा लिखी गई बुक्स का ट्रांसलेशन हुआ है। इन्होंने फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल्स, टेक्निकल बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए भी अनेक बुक्स लिखी हैं। सुधा मूर्ति ने एक राइटर या ऑथर के तौर पर अपनी जर्नी 1979 में शुरू की, जब वो 29 साल की थी। उनकी पहली बुक थी महाश्वेता, जो कि उन्होंने यूएसए में जाकर लॉन्च की। उन्होंने इस बुक को अपने पति नारायण मूर्ति को डेडिकेट किया। सुधा मूर्ति पहले कन्नड़ भाषा में अपनी सारी बुक लिखा करते थे, लेकिन 50 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश भाषा में अपनी पहली बुक लिखी। उनकी कुछ बुक्स पर टीवी सीरियल भी बन चुके हैं, जैसे डॉलर बहू। इसके अलावा सुधा मूर्ति कन्नड़ और इंग्लिश भाषा के न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखती हैं। एक राइटर के तौर पर उन्हें हमारी सोसाइटी में सम्मान भी मिला है और साथ ही अनेक अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 2006 में उन्हें लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला RK नारायण अवार्ड मिला। 2006 में उन्हें भारत के 4 सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री मिला। 2011 में उन्हें कर्नाटक लिटरेचर में योगदान देने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा एटिमाबे अवार्ड दिया गया। 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें लिटरेचर में योगदान देने के लिए कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड और चंद्रपीठ मूर्ति देवी अवार्ड भी मिले हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर सुधा जी नारायण मूर्ति के साथ नहीं होती तो शायद आज हम इन्फोसिस को नहीं देख पाते। सुधा जी ने इन्फोसिस को स्टार्ट करने के लिए नारायण मूर्ति की जो पैसों से हेल्प की, उसको अगर हम एक साइड भी रख दें तो भी इन्फोसिस की इस जर्नी में सुधा जी के कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। एक वाइफ के तौर पर, एक फ्रेंड के तौर पर जिस तरीके से, जिस अंडरस्टैंडिंग से, जिस मजबूती से वो नारायण मूर्ति के साथ खड़ी रही, वैसा किसी आम महिला के लिए पॉसिबल ही नहीं था। 1978 में इन दोनों की शादी के बाद से इन दोनों के पास एक अच्छी जॉब थी और ये अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नारायण मूर्ति का पैशन था और 1981 तक आते आते वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे। सुधा मूर्ति ने उनके इस पैशन को समझा और नारायण मूर्ति और उनके फ्रेंड्स को उनकी जो अब तक की 10,000 रुपये की सेविंग थी वो उन्होंने इन्फोसिस के सीड मनी के रूप में दी। उस 10,000 रुपये से स्टार्ट हुई इन्फोसिस आज एक $80 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। साथ ही उस समय सुधा मूर्ति ने नारायण मूर्ति से कहा था कि अगले 3 साल के लिए घर का सारा खर्चा वो खुद उठाएंगी और नारायण मूर्ति पर घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो अगले 3 साल पूरी तरह से अपने बिजनेस को दे सकते हैं। आप एक बार सोच कर देखिए ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो अपने पति को उसका पैशन फॉलो करने के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह से फ्री कर देती हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेती हैं। सुधा मूर्ति बताती हैं कि इन्फोसिस स्टार्ट करने के बाद अगले 30 सालों तक वो कहीं भी छुट्टियां लेकर घूमने नहीं गए, क्योंकि नारायण मूर्ति के पास कभी टाइम ही नहीं होता था। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे।
साथ ही सुधा जी यह भी बताती हैं कि नारायण मूर्ति साल में लगभग 200 दिन घर से बाहर रहते थे और काम के सिलसिले में ट्रैवल करते रहते थे। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने बच्चों की परवरिश कैसे की है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति से एक हस्बैंड की, एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने को कहती, तो क्या आज नारायण मूर्ति इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर पाते? इसके अलावा इन्फोसिस को लेकर सुधा मूर्ति का सेक्रीफाइस यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि अपने करियर को भी उन्होंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया। सुधा मूर्ति अपने पति द्वारा खड़ी की गई कंपनी इन्फोसिस में काम करना चाहते थे, और जब नारायण मूर्ति के दोस्त और इन्फोसिस के को फाउंडर में से एक नंदन नीलेकानी ने सुधा मूर्ति को बोर्ड मेंबर में शामिल होने के लिए कहा, तो नारायण मूर्ति ने इसके लिए मना कर दिया। नारायण मूर्ति सुधा से कहते हैं कि हम दोनों में से केवल एक ही इन्फोसिस में रह सकता है, अगर तुम इन्फोसिस में आओगी तो मैं खुशी खुशी इन्फोसिस छोड़ दूंगा। इसके पीछे नारायण मूर्ति की सोच थी कि इन दोनों के इन्फोसिस में आने से इन्फोसिस एक हस्बैंड वाइफ की कंपनी बनकर रह जाएगी, और ऐसा नारायण मूर्ति कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक आइडियलिस्ट पर्सन थे। इससे सुधा मूर्ति को दुख जरूर होता है, लेकिन वो नारायण मूर्ति की खुशी उनके आइडियल्स और उनकी ड्रीम कंपनी के कारण इन्फोसिस में नहीं जाती। हालांकि कुछ समय पहले नारायण मूर्ति ने स्वीकार किया कि सुधा मूर्ति को इन्फोसिस में न आने देना उनकी एक बड़ी गलती थी। नारायण मूर्ति यह भी कहते हैं कि सुधा इन्फोसिस के सभी को फाउंडर्स के इक्वल या फिर उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी। नारायण मूर्ति खुद भी अपनी सफलता का पूरा श्रेय सुधा मूर्ति को ही देते हैं। 1996 में सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता उनसे कहती है कि माँ, आप 45 साल की हो गई हो, आपका लाइफ में एम क्या है? अगर अभी आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगी तो कब करेंगी? अगर आपके पास इतना सब होने के बाद भी आप सोसाइटी के लिए अगर कुछ नहीं करती हैं, तो आपको दूसरों को भी यह कहने का कोई हक नहीं है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सुधा मूर्ति बताती हैं कि उनकी बेटी के साथ उनकी एक नॉर्मल डिस्कशन थी, लेकिन इस डिस्कशन ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने 8 दिन तक इसके बारे में सोचा और उसके बाद कंप्यूटर साइंस की फुल टाइम लेक्चरर की पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर वो इन्फोसिस के को फाउंडर्स के पास जाती हैं और इन्फोसिस में अपने शेयर बेचने की बात कहती हैं, ताकि उस पैसे से वो सोसाइटी के ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कर सकें। लेकिन नंदन नीलेकानी समेत इन्फोसिस के सभी को फाउंडर्स उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और इन्फोसिस से सोशल सर्विस करने के लिए उन्हें डोनेशन देते हैं। और इस प्रकार 1996 में सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत करती हैं और अगले 25 सालों तक इस फाउंडेशन की वो चेयरपर्सन रहती हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से सुधा मूर्ति ने एजुकेशन, पब्लिक हाइजीन, गरीबी को समाप्त करने, बाढ़, सूखा और आपदाओं में बेसहारा लोगों की मदद करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी काम किया। उन्होंने 70,000 से भी ज़्यादा लाइब्रेरी की स्थापना की, 16,000 पब्लिक टॉयलेट बनवाए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2300 घरों का निर्माण करवाया, 100 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर क्लिनिक्स का निर्माण करवाया, 40,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रदान की और अनेक अनाथालय खोले। इन सब कामों के अलावा उनकी एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है 3,000 देवदासियों को उनके शोषण से मुक्ति दिलाकर समाज की मुख्य धारा में लाना। सामाजिक सेवा के इस क्षेत्र में सुधा मूर्ति एक ब्रांड बन गई है और नारायण मूर्ति से अलग उनकी अब अपनी एक अलग पहचान है, और इस सब कामों में नारायण मूर्ति का भी उनको पूरा सहयोग है। देश के किसी भी हिस्से में जब कोई आपदा आ जाती है तो सुधा मूर्ति महीनों महीनों तक घर से गायब रहती हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन के अलावा सुधा मूर्ति गेट्स फाउंडेशन की पब्लिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव के मेंबर भी हैं। उनकी इस सामाजिक सेवा के लिए उन्हें अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं 2000 ईस्वी में उन्हें मिला ओजस्विनी अवार्ड और 2023 में मिला पद्म भूषण, जो कि देश का तीसरा सबसे उच्च पुरस्कार है। हमारे देश की संसद के उच्च सदन राज्यसभा में हमारे प्रेसिडेंट 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। इसी नॉमिनेशन के तहत 8 मार्च 2024 को वीमेंस डे के दिन हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा में नॉमिनेट किया। तो इस प्रकार वर्तमान समय में सुधा मूर्ति हमारे देश की एक सांसद हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली सुधा मूर्ति हमारी राजनीति में प्रवेश करती हैं। संसद में अपने पहले भाषण में सुधा मूर्ति 2 मुद्दों पर चर्चा करती हैं। पहला भारतीय महिलाओं की हेल्थ पर और दूसरा इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज पर। महिलाओं की हेल्थ पर सुधा मूर्ति संसद में कहती हैं कि बहुत सारी महिलाएं हमारी फैमिली का ध्यान रखने के चक्कर में खुद की हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। The most important thing for women in general, is her health, because she always neglects her health and takes care of the family. सुधा मूर्ति बताती हैं कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर एक कॉमन कैंसर है। Women suffer in real life with cervical cancers. WHO के अकॉर्डिंग साल 2022 में हमारे देश में महिलाओं में 6,60,000 नए केस डायग्नोस्ड किए गए, जिनमें से 3,50,000 महिलाओं की डेथ हो गई। सुधा मूर्ति बताती हैं कि सर्वाइकल कैंसर ट्रीटेबल कैंसर है अगर यंग एज में वैक्सीनेशन की जाए और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की जाए। Man can get another wife,
but children will never get another mother. यहाँ पर सुधा मूर्ति कहती हैं कि अगर 9 से 14 एज ग्रुप की लड़कियों को सर्वाइकल वैक्सीनेशन दी जाए तो काफ़ी हद तक लेटर एज में सर्वाइकल कैंसर को अवॉइड किया जा सकता है। साथ ही सुधा मूर्ति ने यह भी बताया कि पश्चिमी देशों में यह वैक्सीन पिछले लगभग 20 सालों से दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर एक बैच पर यह वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सुधा मूर्ति ने बताया कि आम लोगों के लिए वैक्सीन काफ़ी महंगी है और पर पर्सन इसकी कॉस्ट 1400 रुपये है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरवेन और नेगोशिएट करे तो इसकी कॉस्ट को 700-800 तक लाया जा सकता है। सुधा मूर्ति ने भारत सरकार और संसद को ये याद दिलाया कि जब हम कोविड-19 महामारी के समय पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकते हैं तो ये सर्वाइकल वैक्सीनेशन ड्राइव को बड़ा इश्यू नहीं होगा। दूसरा, सुधा मूर्ति ने कहा कि हमारे देश में अनेक महत्वपूर्ण साइट्स हैं जिन्हें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से टूरिज्म और रेवेन्यू दोनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली स्टेचू, मध्य प्रदेश में मांडू के मोन्यूमेंट्स व त्रिपुरा में उनाकोटी के स्कल्पचर्स। इसके अलावा उन्होंने इन जगहों पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बेटर फैसिलिटीज जैसे कि रोड व टॉयलेट प्रोवाइड करने की अपील की। सुधा मूर्ति एक साधारण जीवन बिताने वाली असाधारण समाज सेविका है। जिस प्रकार से वो समाज के जरूरतमंदों और आपदाओं से पीड़ित लोगों के लिए कर रही हैं, वह अपने आप में एक मिसाल है। वे इस समाज सेवा में इतनी मगन रहती हैं कि वो महीने में लगभग 20 दिन घर से बाहर रहती हैं। सुधा मूर्ति कहती हैं कि समाज सेवा के लिए केवल पैसा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यक्ति के पास टाइम और पैशन का भी होना ज़रूरी है, और वो अपना टाइम और पैसा दोनों ही दे रही हैं। केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि देश का हर व्यक्ति इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। इसके अलावा लड़कियां और महिलाएं भी सुधा मूर्ति से बहुत कुछ सीख सकती हैं। जैसे कि जब उन्होंने इंजीनियरिंग करने की सोची तब सब कुछ उनके अगेंस्ट था, लेकिन उन्होंने न केवल अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि टेल्को ने इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकाली और नोटिफिकेशन में लिखा कि वीमेंस डोंट नीड टू अप्लाई, तो सुधा मूर्ति इसके लिए भी लड़ी और JRD टाटा को लेटर लिखकर जॉब में महिलाओं के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की मांग की, और इसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। इसके बाद जब नारायण मूर्ति इन्फोसिस स्टार्ट करते हैं तो पहले तो सुधा मूर्ति इन्फोसिस को स्टार्ट करने के लिए उन्हें 10,000 रुपये देते हैं, और उसके बाद वो घर और बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हैं ताकि नारायण मूर्ति अपना पूरा फोकस इन्फोसिस पर लगा सकें। स्टार्टिंग में घर की और घर के लिए फाइनेंशियल ज़रूरतों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुधा जी खुद ही उठाती हैं। आप सोच कर देखिए कि कितनी महिलाएं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार होती हैं और अपने पति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल फ्री कर देती हैं। यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश भी सुधा मूर्ति ने अकेले ही की। नारायण मूर्ति और इन्फोसिस की सफलता के बाद की भी अगर हम बात करें तो इतनी संपत्ति होने के बाद भी सुधा मूर्ति जितनी सिंपल लाइफ जीती हैं, जिस तरीके से फिलैंथ्रोपिक कामों में लगी रहती हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। पिछले 30 सालों में उन्होंने अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी है। वो इजीली बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा आम लोगों की तरह इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करती हैं। वो एक 3 रूम के मकान में रहती हैं, जिसमें से एक रूम में उनकी लाइब्रेरी है। अगर हम कोशिश करें तो उनकी लाइफ से जुड़े हर चीज़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं।